हेलो एवरीवन। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं लूसेंट जनरल नॉलेज का। और पिछले पार्ट्स में हमने क्रोनोलॉजीज़ और टाइम पीरियड कैसे देखते हैं ये पढ़ा। और इस पीरियड में हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया से। ठीक है, जैसे कि हमने एंशिएंट इंडिया के बारे में लास्ट टाइम डिस्कशन की थी कि एंशिएंट इंडिया कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से भी मतलब बिल्कुल स्टार्ट बिगिनिंग से हर्षवर्धन के डेथ तक एंशिएंट इंडिया को हम मानते हैं, उनकी हिस्ट्री को समझते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में कि किस टाइप के हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दो टाइप के याद रखिएगा रेफरेंस दिए जाते हैं। पहला जो होता है वो लिटरेरी सोर्सेज होता है और दूसरा जो है होता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो हमारे पास बुक्स हैं, इंस्क्रिप्शन हैं, जो भी रिटन एविडेंसेस हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते कि जैसे कि हमने खुदाई की और हमें सिटी मिली, बीड्स मिले, औजार मिले, बरियल ग्राउंड्स मिले, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। और अगर दोनों की इंपॉर्टेंस के बारे में देखा जाए तो हम बेसिकली जो रिटन है उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं लेटर देन लिटरेरी सोर्सेज, क्योंकि लिटरेचर में ये होता है कि थोड़ा बायसनेस आ जाती है। जो राइटर है उसके अपने फेवरेटिज्म होते हैं। अगर बुद्धिस्ट राइटर है तो वो बुद्धिस्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा ऐसे किंग्स की बड़ाई करेगा जिन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। अगर वो पुरानिक सोर्सेज हैं तो वो ब्राह्मणिज़्म को प्रमोट करते हुए दिखेंगे। सिमिलरली तो अपने पेट्रोनेज का बायस आ जाता है, इस कारण लिटरेरी सोर्सेज को थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के कंपैरिजन में कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेज में बेसिकली क्या क्या आता है। तो लिटरेरी सोर्सेज में बेसिकली दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंडिजिनस और एक होता है फॉरेन। इंडिजिनस का मतलब कि यहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ पे जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो जो दिया है। और फॉरेन सोर्सेज वो होते हैं जिसमें कोई बाहर से ट्रैवलर आता है और वो अपने अकाउंट्स लिखता है, जैसे कि वेन सांग, फाहियान, उन्होंने जो अकाउंट्स लिखे इंडिया के बारे में, मेगास्थनीज, ये सारे फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। इंडिजिनस सोर्सेज में अगर हम जाएं तो हमारे पास ब्राह्मणिकल, बुद्धिज़्म और जैन के टेक्स्ट अवेलेबल हैं एंशिएंट इंडिया के लिए। ब्राह्मण टेक्स्ट में श्रुति टेक्स्ट आते हैं और स्मृति टेक्स्ट आते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति में हमारे वेद, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद आते हैं। श्रुति का मतलब ये होता है कि जो सुन के जो जाना गया। तो वेद और ब्राह्मण और अरण्यकास हमेशा सुन के ही पढ़ाए जाते हैं। स्मृति टेक्स्ट में आते हैं कि कुछ हमारे महान ऋषियों ने जो अपने स्मृति से, अपनी मेमोरी से, अपने अनुभवों से जो बात लिखी है वो स्मृति में आते हैं, जैसे कि हमारे पुराण, महाभारत और अपने मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, इस तरीके की बुक्स का नाम सुना होगा, वो स्मृति टेक्स्ट होते हैं। संहिता और वेद में आए तो हमारे पास 4 वेद हैं, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी मानी जाता है इसका टाइम। और ये किस रीजन में कंपोज हुई? सप्त सिंधु, यानी कि पंजाब के रीजन में कंपोज हुई। और आप जब देखेंगे तो ये इंडिया है, रफ आइडिया बता रही हूँ। तो जो ऋग्वेद है वो पहले इस रीजन में कंपोज हुई, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान रीजन में, जो पंजाब वाला रीजन है। और बाद में जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है वो आप देखेंगे उसमें लेटर ईस्ट यानी गंगा वैली का जिक्र है, यानी कि लोग यहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट होकर के ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे और इन रीजन्स का जिक्र यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में आपको मिलेगा। बाकी के तीनों वेद 1100 बीसी से 600 बीसी में कंपोज किए गए, जिसमें कुरु, पंचाल, इन रीजन्स का जिक्र है। एक इम्पॉर्टेंट गौर करने वाली लाइन ये है कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋग्वेद और अथर्ववेद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद के अलावा जो यजुर्वेद और सामवेद हैं, हिस्टोरिकली उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हिस्टोरिकली बात हो रही है, क्योंकि यजुर्वेद में ज़्यादातर यज्ञ के जो रिचुअल्स हैं उनका जिक्र है, और सामवेद में म्यूज़िक और छंदों और इन सारी म्यूजिकल नोट्स वगैरह का जिक्र है। तो हिस्टोरिकली ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू अदर टू ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। नाउ वेद के बाद जो है वो ब्राह्मणास हैं। ब्राह्मणास जो कंपोज हुए 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी में, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। आप देखोगे ना, हर एक वेद के साथ एक ब्राह्मण अटैच है। आगे चल के हम देखेंगे कि हर वेद के साथ कौन कौन से ब्राह्मण अटैच है। जो सतपथ ब्राह्मण है ये शुक्ल यजुर्वेद से अटैच है, और इसमें हिस्ट्री मिलती है गांधार, शल्य,
कैके, और जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो वेस्ट में रीजन्स हैं उनका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एरिया में, और कुरु और पांचाल, कौशल, विदेह, इन सारे महाजनपदों का जिक्र मिलता है। उसके बाद अरण्यकाज, ब्राह्मणास के बाद अरण्यकाज आते हैं। अरण्यकाज का भी वही टाइम पीरियड है जो ब्राह्मणास का है, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC में पड़ेगा। उसके बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषद भी लगभग सिमिलर टाइम पीरियड में आए हैं। उपनिषद में जो है वो परा विद्या के बारे में बात की गई है, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, रिचुअल्स और देवताओं और इन सब पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, ठीक है। इसमें फिलॉसफी की ज़्यादा बातें हैं और स्पिरिचुअलिज्म की बातें हैं। हिस्ट्री के पॉइंट से अगर हम देखें, और हम जानते हैं कि किंग परीक्षित, जिनके शासनकाल में कलयुग की शुरुआत हुई, वहाँ से लेकर के किंग बिम्बिसार, हरेंका डायनेस्टी, वहाँ तक की जो किंग की जो लिनियज है वो ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में मिलती है। उसके बाद आते हैं वेदांग। वेदांग भी बहुत, वेद के जो अंग हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बाद में कंपोज किए गए, बुद्धिज़्म वाले एरा में वेदांग कंपोज किए गए। उनका जो पीरियड है वो 600 BC से लेकर 200 AD तक आता है, और उसमें इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन और कल्चर की हमें एक झलक मिलती है। आफ्टर दैट स्मृति की बात करते हैं। स्मृति बहुत लेट तक लिखी गई थी, 600 BC से लेकर 600 AD तक स्मृति लिखी गई थी। इसमें किंग्स के बारे में, उस समय की रिचुअल, कस्टम और रिलेशन विद देयर, प्रजा के साथ कैसा रिलेशन था, इन सब के बारे में बात करी गई है। और लॉ के बारे में बात करी गई, उस समय लॉ कैसा था, आपने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जो बहुत सारे एंशियंट किंगडम में वो लॉज अप्लाई होते थे। उसके बाद हम आते हैं हमारे एपिक्स, सबको पता है, रामायण महाभारत सबने पढ़ी हुई है, देखी है। उसका कंपोजिशन पीरियड 400 BC से लेकर 400 AD के बीच माना गया। रामायण की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसको लिखा गया, और ये उस समय की पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में हमें बताता है। और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, रामायण में यवन और शक, इन दोनों का जिक्र है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि रामायण में ग्रीक और सिंथियंस, ये दोनों फॉरेन जैसे नस्लों का या फॉरेन रेसेस का जिक्र है कि यहाँ से हमें इन्वेजन होती होगी या यहाँ से लड़ाइयाँ होती होंगी, तो यवन और शक यानी कि ग्रीक और सिंथियंस वहाँ पे मेंशन है। महाभारत की बात करें तो महाभारत लेटर स्टेजेस में लिखी गई, जिसे महर्षि वेद व्यास ने प्रकाशित किया। और उसके बाद ये कौरव और पांडव के बीच की लड़ाई है, जो कि लगभग 950 BC में लड़ी गई। और ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वो भारत में भी नहीं है, ठीक है। मतलब महाभारत इतना बड़ा है कि भारत में जो कुछ भी है वो महाभारत के अंदर मेंशन है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन के हिसाब से, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैपिटल ऑफ मगध जो महाभारत में मेंशन है उसका नाम गिरिव्रज है, याद रखिएगा। वैसे हम क्या जानते हैं, बुद्धिज्म वाले बुक में क्या मेंशन है, राजगृह, ठीक है, लेकिन मगध की कैपिटल महाभारत में क्या मेंशन है, गिरिव्रज नाम मेंशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स का नाम इसमें मेंशन है, उसमें ग्रीक थे और यवन थे रामायण में। यहाँ पे हंस का भी जिक्र है, हुड जिसे बोलते हैं हिंदी में, हंस जो है, और यवन और शक, ये तीनों का मेंशन मिलेगा महाभारत में। रामायण में हंस नहीं है, तो ये एक ट्रैप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब ट्रैप जो होते हैं ना, ये मेंशन कर लिया करिए, कहीं पे नोट कर लिया करिए। उसके बाद अब आते हैं पुराणों पे। पुराणों का जो कंपोजिशन टाइम है वो वही टाइम है जो रामायण और महाभारत का, जो कि 400 BC से लेकर 400 AD में है। पुराण में गुप्ता पीरियड की भी झलक हमें दिखती है, और बहुत सारे सातवाहन और बहुत सारे इक्ष्वाकु डायनेस्टी आपको पुराणों में मिल जाएंगी। पुराण में बेसिकली 5 सेगमेंट होते हैं। सर्ग के अंदर यूनिवर्स कैसे बनता है वो बताया गया है, और अलग पुराण में यूनिवर्स के क्रिएशन का थोड़ा मेथड अलग अलग भी बताया गया है। दूसरा रहता है प्रतिसर्ग, जो रिक्रिएशन की बात करता है। फिर वंश में जो है वो भगवान की और ऋषियों की जो वंशावली है उसका जिक्र है। और मानवावतार वो बताता है कि भाई मनु के कितने अवतार हुए, ठीक है, कैसे कैसे अवतार हुए, मल्टीपल अवतार का जिक्र है। और उसके बाद वंशानुचरितम है, इसमें जो पुराने जो डायनेस्टी हैं, पुराने जो किंग्स हैं, उनके बेटे का नाम और पूरा मतलब टाइम पीरियड के साथ उनकी कह सकते हैं फैमिली ट्री मेंशन्ड है। और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो वंशानुचरितम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारे पास बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला पाली टेक्स्ट, जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया, और अनुपाली टेक्स्ट, ठीक है। पाली टेक्स्ट में त्रिपिटक सबसे इम्पोर्टेंट है, त्रिपिटक, ओके। और इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, दीपवंशा, महावंशा और मिलिंदपन्हु, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो त्रिपिटक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। पहला जो है वो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्ब पिटक है। ये जो दोनों है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई ना, अजातशत्रु के टाइम में 483 BC में,
तभी इसको बना लिया गया था शुद्ध पिटक विनय पिटक को। लेकिन अभिधम पिटक अशोक के टाइम पे बनी है, यानी 250 BC के आसपास। इसमें अशोक के आपको फिलॉसफी का जिक्र मिलेगा। और बेसिकली देखा जाए तो जो शुद्ध पिटक है उसमें भगवान बुद्ध के जो बोले गए वाक्य हैं या भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं वो दी गई हैं। विनय पिटक में मॉन्क्स को कैसे रहना है, उनको कैसे कंडक्ट करना है, उनके आचरण कैसे रखने हैं। उसके बाद अभिधम्म पिटक एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक कर लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 16वें महाजनपद 16 महाजनपद का जिक्र कहाँ आता है, तो वो आता है अंगुत्तर निकाय, शुद्ध पिटक के अंगुत्तर निकाय में। मतलब अंगुत्तर निकाय जो होते हैं बेसिकली चैप्टर की तरह समझिए। तो शुद्ध पिटक का जो अंगुत्तर निकाय उसमें 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। और उसके बाद गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ हैं वो हमें खुद्दक निकाय में बताए गए हैं, ठीक है, जो जिसे जातक स्टोरी बोलते हैं ना, शुद्ध पिटक वो खुद्दक निकाय में मेंशन है, जातक टेल। और बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दीपवंश महावंश की बात कर लेते हैं। तो जो दीपवंश है वो 4th सेंचुरी AD में देखिए लिखा गया है, काफ़ी बाद में ये लेटर टेक्स्ट में लिखे गए हैं। और कहाँ लिखे गए हैं? श्रीलंका में लिखे गए हैं, ठीक है। दीपवंश महावंश बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल हमारे क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और लेकिन लेटर स्टेजेस में लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत डिटेल में पता चलता है। तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो जो है वो डायलॉग है, जो एक ग्रीक किंग थे मिलिंद, इसे मिनांडर भी बोलते हैं, ठीक है, मिनांडर। और हमारे नागसेन नागभट्ट से मत कंफ्यूज करिएगा, नागार्जुन से मत वो करिएगा, क्योंकि आपको अगर 2 ऑप्शन आते हैं ना, नागार्जुन अगर आ जाए और नागसेन आ जाए तो आपको नागसेन मार के आना है, ठीक है। नागार्जुन बहुत रहे हैं हिस्ट्री में। नागसेन और मिलिंद, इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन है उसको मिलिंद पन्हो। क्या है इसमें दोनों किंग और ऋषि के बीच में जो फिलोसफिकल डिस्कशन हुई इसके बारे में है। काफ़ी एनरिचिंग टेक्स्ट है, कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद अनुपाली टेक्स्ट में क्या आते हैं? अनुपाली टेक्स्ट में ये आते हैं जो पाली के अलावा, ठीक है, यानी कि संस्कृत में लिखे गए या अदर लैंग्वेजेस में लिखे गए, ज़्यादातर संस्कृत में लिखे गए। जो बाद के जितने भी बुद्धिज़्म बुक्स हैं ना, आप देखोगे जो अगली टेक्स्ट हैं वो पाली में लिखेगा और बाद में संस्कृत में वो लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो दिव्यावदान, आर्य मंजूषी कल्प, ललित विस्तार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, याद रखिएगा। इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नाम दिव्यावदान, आर्य मंजूषी कल्प, ललित विस्तार। दिव्यावदान में क्या है? दिव्यावदान में जो किंग की मौर्यन किंग हैं और फिर उसके बाद कैसे पुष्यमित्र सिंह ने ओवरथ्रो किया और लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ये सारी चीज़ें दिव्यावदान में मेंशन है। हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। और आर्य मंजूश्री कल्प में मौर्य से भी पहले से लेकर के हर्षवर्धन तक की डायनेस्टी का उसमें मेंशन है। उसके बाद आगे चलते हैं। ललित विस्तार की जब जहाँ तक बात करते हैं तो ललित विस्तार गौतम बुद्ध के एक्ट्स और उनके मतलब शिक्षाओं के बारे में है। आगे चलते हैं, अब हम जैन टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैन टेक्स्ट भी उस समय के रिलीजियस सोशल कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन टेक्स्ट में वो याद रखिए, जैसे कि बुद्धिज़्म में जो है वो 4 काउंसिल हुई थी ना बुद्धिस्ट, उसी तरह से जैन की 2 काउंसिल हुई थी, ठीक है। और जो सेकंड जैन काउंसिल थी जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी, उसमें ये जैन टेक्स्ट कंपाइल हुए थे, ठीक है। इसमें टेक्स्ट को अंग के नाम से जाना जाता है और 12 अंग होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और अंगों के अलावा अचरंग सूत्र जो है, जो डिसिप्लिन मॉन्क्स का कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो उसमें मेंशन है। भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महावीर और महावीर की लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है। और ऑल्सो 16 महाजनपद के बारे में भी मेंशन है भगवती सूत्र में, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, भद्रबाहु चरित, ठीक है। भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु के बारे में है। उनने कैसे किया और उनका जो मतलब एडवेंचर से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करने के बाद वो वानप्रस्थ ले लेते हैं तो वो भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं श्रवणबेलगोला। ओके, तो जब 12 साल वहाँ पे रहने के बाद ये दोनों लोग वापस आते हैं तो जो ऑलरेडी जैन मॉन्क्स थे जो रह रहे थे
मगध रीजन में उनके साथ उनका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है और आपने सुना होगा 2 सेक्ट बन गए वहाँ से, श्वेतांबर और दिगंबर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, भद्रवाह चरित उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी अकाउंट्स उसमें मिलते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से परिष्ठित पर्व जो है, जिन्होंने आचार्य हेमचंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार आ चुका है, फिर आ सकता है। आचार्य हेमचंद्र ने परिष्ठित पर्व लिखा है और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट। अगर आप ये भूल गए तो आई डोंट नो कैसे निकलेगा UPPCS, ठीक है। देखिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, आई विल मेंशन इट, ठीक है। तो जो मैं बहुत स्ट्रेस देके बोल रही हूँ वो तो आपको कहीं अलग से नोट ही कर लेना है, ठीक है। ये सब तो चलता रहेगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आई विल मेंशन इट, ओके। उसके बाद आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री में जैसे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जैसे हम हिस्ट्री कह सकें ऐसी कोई ज़्यादा किताबें नहीं, क्योंकि हिस्ट्री हमारे एंशिएंट इंडिया में एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज लिखी जाती है, जिसमें मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा होती थी, फोकलोर होते थे। तो जो एक हिस्ट्री की बुक लिखने का जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जो कल्चर है, जिसमें डेट्स लिखी होती हैं और एक साइंटिफिक तरीके से उसे लिखा जाता है, तो ऐसी हमारे पास कोई बुक्स है नहीं लिटरेरी सोर्सेज। तो हमें थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ना कि बहुत सारी अतिशयोक्ति में बातें हाइपरबोले में लिखी गई हैं, वहाँ से हमें अपने रिलेवेंट चीज़ें उठानी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री के लिहाज से, वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो मैकियावेली की प्रिंस और अरिस्टोटल के पॉलिटिक्स जितनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कामांडका की नीति सार जो 4th से 6th सेंचुरी AD में जो है वो गुप्ता पीरियड के बारे में बताती है। उसके बाद शुक्र नीति सार जो है वो उस समय की मोनार्की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे इतना ज़रूरी नहीं है, ये सब यू कैन स्किप, ओके। एक और चीज़ जो एक और इम्पॉर्टेंट किताब है जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है, ठीक है। कल्हड़ एक कश्मीरी पोएट हैं, उन्होंने राज तरंगिणी लिखी और वो काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी रिलायबल सोर्स मानी जाती है। इसमें कश्मीर के साथ साथ बहुत सारे किंगडम्स का मेंशन है और काफ़ी मतलब अच्छी तरह से मेंशन है और ये काफ़ी रिवियर्ड बुक है, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा, राज तरंगिणी बाई कल्हड़। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम गुजरात की क्रॉनिकल्स के बारे में, इसे गुजरात की हिस्ट्री को हमें मिलती है प्रबंध कोश में, जो कि राजशेखर ने लिखी है। हमीर मदमर्दन जो कि जयसिंह है, राजा जयसिंह, उन्होंने हमीर मदमर्दन लिखी है। उसके बाद तेजपाल प्रशस्ति लिखी है वास्तुपाल ने। प्रबंध चिंतामणि, ये भी एक इम्पॉर्टेंट किताब है, याद करिए। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी है, वो गुजरात की हिस्ट्री के बारे में। तो आपको इसमें बस बेसिकली 2 याद रखना है कि एक हमीर मदमर्दन जो कि जयसिंह ने लिखी है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सिंध की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक जो बुक है चचनामा, जिसे काजी इस्माइल ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। इसमें आपने कोई आप पता होगा कि राजा दाहिर, सिंध के राजा, लास्ट हिंदूशाही किंगडम कैसे ख़त्म हुआ, वहाँ की हिस्ट्री और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, ये सारा उस बुक में लिखा हुआ है। काजी इस्माइल ने तारीख़ सिंध व हिंद, मतलब हिंद की हिस्ट्री, ऐसी कुछ अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है और इसको जब ट्रांसलेशन हुआ तो इसे चचनामा बोला गया। और ट्रांसलेशन किया किसने? अली बिन हामिद कुफी ने इसका ट्रांसलेशन किया। इसको बहुत सारे अलग नामों से भी जाना जाता है, सब जानने की ज़रूरत नहीं, चचनामा इज़ मोर कॉमन नेम। आगे बढ़ते हैं। कुछ और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं, जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, गार्गी की गार्गी संहिता और पतंजलि की महाभाष्य। अक्सर जो है क्या करते हैं ना, ये दोनों चीज़ों को ना एक्सचेंज कर देता है। तो याद रखिएगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है। और ये जो महाभाष्य है अष्टाध्यायी की टीका है, उसी पर कमेंट है। तो पहले पाणिनि आएंगे, उसके बाद पतंजलि आएंगे। उसके बाद कालिदास की मालविका अग्निमित्रम एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमें शुंग डायनेस्टी के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बुक विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और उस समय की पॉलिटिक्स का जिक्र है। आगे चलते हैं। कुछ बायोग्राफिकल टेक्स्ट भी हैं। बायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है वो मतलब राजाओं की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे हम देख लेते हैं, बाण भट्ट जो कि बहुत फेमस हैं, इन्होंने हर्षचरित लिखी है, हर्षवर्धन के ऑटोबायोग्राफी मान सकते हैं आप इसको। उसके बाद आपको पता होगा कि शशांक उनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइवल थे बंगाल के, वाकपति राज ने गौड़वाहू लिखी है, जो कि उनके लाइफ के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद पद्मगुप्त परिमल ने नवशाहशंका चरित लिखी है, जो वाकपति मुंज, जो कि परमार रूलर है मालवा के परमार रूलर थे वाकपति मुंज, उनके
ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी है। उसके बाद भोज प्रबंध, राजा भोज बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, उनके ऊपर बल्लाल ने भोज प्रबंध लिखी है, कवि बल्लाल ने। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप साइड में एक टेबल बना कर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। बिल्हड़ ने लिखी है विक्रम चरित, ठीक है, किसके ऊपर? विक्रमादित्य के ऊपर, जो कि चालुक्य किंग थे कल्याणी के। वो विक्रमादित्य नहीं, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, दूसरे हैं कल्याणी वाले, ठीक है, इनके ऊपर बिल्हड़ ने लिखी है विक्रम चरित। उसके बाद आएंगे हम ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट काइंड ऑफ स्किप एंड गो थ्रू। एक हेमचंद्र इम्पोर्टेंट राइटर हैं, तो हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित भी लिखी है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़िए, यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस कि जयसिंह ने कुमारपाल भूपाल चरित लिखी है, आनंद भट्ट ने बल्लाल चरित लिखी है। ऑल्दो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग के याद कर लेंगे आपको एलिमिनेशन में बहुत इजी रहेगा। अगर आप चाहें तो ये सभी याद कर सकते हैं, बट ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, एक और चीज़, ऑफ कोर्स चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। पृथ्वीराज रासो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है पृथ्वीराज और मोहम्मद गुरी के बीच, जो लड़ाई हुई थी आपकी, वो इस चंद्रबरदाई, जिसे तराई का युद्ध बोलते हैं, तराई का युद्ध, प्रथम तराई का युद्ध 1191 और 1192 में जो हुई थी, वो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो में मेंशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम कोर्ट पोएट्स जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट हैं और किन किन किंग्स ने उनको पैट्रनेज दी। तो अभी तक जितने हम कोर्ट पोएट देखते हैं, उन्होंने अपने अपने पैट्रन जो किंग थे उनकी तारीफ में कुछ न कुछ बुक्स लिखी हैं, हम देखते ही आए, एक पूरे टेबल फॉर्मेट में दिया गया, इसको याद कर लीजिएगा। बाण भट्ट ने जैसे हर्षवर्धन के उसमें थे, कोर्ट में थे, वाकपति राज यशोवर्मन के कोर्ट में थे, उसके बाद आपकी पद्म गुप्त परिमल जिन्होंने वाकपति मुंज के कोर्ट में थे। ये पूरा वही जो हमने पढ़ते हुआ है ना, उसी को एक टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो इंडिजिनस सोर्सेज थे, थोड़े से बायस हैं, जिनके पैट्रनेज में होंगे उनकी बढ़ चढ़ के तारीफ करेंगे, तो लेकिन फॉरेन सोर्सेज थोड़े से न्यूट्रल माने जाते हैं। तो फॉरेन सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे फॉरेनर ट्रैवल इंडिया में आए, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो सबसे शुरुआती जो है वो ग्रीक में हिस्टोरियन मिलते हैं, जैसे हेरोडोटस, प्लिनी, जस्टिन टाइप के, ये लोगों ने इंडिया के बारे में, उस समय की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। ऑल्दो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो मेजरली लॉस्ट है और बस रेफरेंसेस में हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद ग्रीक राइटर में सबसे ऑफकोर्स हम पढ़ेंगे कुछ ग्रीक राइटर्स के बारे में, जैसे स्काईलैक्स। तो ये 550 BC से लेकर के 486 BC के बीच में जो है वो मेंशन करता है इंडिया का। और वो क्या है, वो ग्रीक सोल्जर है, किंग डेरियस का सोल्जर है, ठीक है। और वो उसको भेजा गया था कि भाई तुम इंडस रिवर का कोर्स ढूंढ के आओ, कहाँ क्या है, कैसे बहती है। तो वो यहाँ आता है और यहाँ के बारे में लिखता है, ठीक है। उसके बाद हेकाटियस मिलेट्स हैं, तो ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ, हेरोडोटस जिसके बारे में मैंने सबसे पहले पढ़ा था, जो कि जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, हेरोडोटस ने द हिस्टोरीज नाम की किताब लिखी और उसने जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में एक्सटेंसिवली जिक्र किया है, ठीक है। उसने बताया है कि किंग डेरियस के टाइम में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, वहाँ से बहुत ज़्यादा 360 टैलेंट गोल्ड वहाँ से किंग डेरियस की तरफ आता था। बेसिकली वही कहना चाहता था कि किंग डेरियस का राज जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला था। उसके बाद उसने भी मेंशन किया है कि इंडियंस कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरीके का जीवन था उनका। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हिस्टोरियन है वो कैटिसियस है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज आते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेगास्थनीज ने 350 BC से लेकर के 290 BC तक रहा है और वो सेल्यूकस निकेटर का जो है एम्बेसडर था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। उसके बाद उन दोनों लोगों में एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एम्बेसडर बनाकर मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हिस्ट्री के बारे में लिखा है और किस बुक में लिखा है, इंडिका के बारे में, इंडिका में लिखा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। क्या क्या लिखा है इन्होंने, इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर के बारे में लिखा है, फर्टिलिटी के बारे में लिखा है, पाटलिपुत्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल थी। उसके बाद स्लेवरी नहीं थी इंडिया में, ऐसा लिखा है उन्होंने, याद रखिएगा, स्लेवरी नहीं थी इंडिया में मेगास्थनीज के हिसाब से। और 7 कास्ट में डिवाइड किया है और उन्होंने बोला है कि
चोरी नहीं होती थी इंडिया में। क्या गजब बात है, बताओ आजकल कितनी होती है। उसके बाद इंडियन फिलोसफर्स के बारे में जिक्र किया है। इसी तरह से इंडिका एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद ये सारे जो मेंशन है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी आते नहीं है, ना ही आने के चांसेस हैं। हाँ, एक और बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये एक किसने लिखी अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेड सी के अराउंड ये किताब को लिखा गया है और रेड सी में जो इंडियन ट्रेड होता था उसका मेंशन है इस किताब में। ऑल तो पूछेगा नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं चाइनीज़ राइटर पे, ठीक है। तो चाइनीज़ में जो शुरू में सुमा चियन आए थे, पाऊ कोऊ और फायन, ये सब पूछता नहीं है इनके बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फाइयान है। फाइयान आए हमारे चंद्रगुप्त II, जो कि विक्रमादित्य टाइटल लगाते थे, उनके राज में आए हैं। 399 से लेकर 414 AD में आए हैं ये, ठीक है। और वो क्यों आए थे, वो बेसिकली जो सुत्त पिटक विनय पिटक होती हैं बुद्धिस्ट किताबें लेने आए थे चाइना से, उसको ट्रांसलेट करने आए थे, इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ने आए थे। इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अलग जो अदर इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर हुए चाइना से वो ह्वेनसांग रहे हैं, जो कि हर्षवर्धन के काल में आए, 629 BC से 45 AD तक रहे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनकी इनकी वजह से हमने बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और उस समय का जो कल्चर था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन्होंने काफ़ी बुद्धिज़्म की हिस्ट्री को एक्सटेंसिवली कवर किया है। इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोलते थे, याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्रियों का प्रिंस ह्वेनसांग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अदर चाइनीज़ ट्रैवलर्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो हम स्किप करेंगे इनको। उसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे तिब्बतियन राइटर पे, जो है तारानाथ और धर्म स्वामी। ये लेकिन तिब्बतियन राइटर बहुत बाद में हुए हैं, 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में हुए हैं। उसके बाद हम अरेबिक राइटर्स पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट अरेबिक राइटर हैं सुलेमान। तो ये मिहिर भोज के टाइम पे आए थे, ठीक है, याद रखिएगा, मिहिर भोज के टाइम पे आए थे 836 AD के आसपास। और उसके बाद वो वहाँ से दक्षिण की तरफ जाते हैं और अमोघ वर्ष, जो कि एक जैन किंग है, उनके में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, और काफ़ी उन्होंने उसके बारे में एक्सटेंसिवली लिखा है, ठीक है। और उनकी बुक का नाम सिलसिला-ए-तवारीख है, सिलसिला-ए-तवारीख। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारे हैं अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी नेक्स्ट पूछे जाते हैं, जो कि 973 से लेकर 1048 AD में हैं। उन्होंने किसके साथ वो आए हैं, वो बेसिकली मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद गजनवी के साथ जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया था, उनके साथ ये इंडिया में आते हैं, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। ऑल्दो वो काफ़ी प्रभावित थे, उन्होंने यहाँ के संस्कृत भी सीखी और कई सारी बुक्स का ट्रांसलेशन भी करा है, ठीक है। और उनको यहाँ के पंडितों ने विद्यासागर का टाइटल दिया था। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको विद्यासागर का टाइटल दिया गया किस अरबिक राइटर को, अल-बरूनी को, ठीक। उनकी बुक का नाम क्या है, उनकी बुक का नाम है तहकीक-ए-हिंद, इंक्वायरी इनटू इंडिया, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। अनदर जो इम्पोर्टेंट मुस्लिम राइटर हैं वो हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो अफ्रीका के मोरक्को में पैदा हुए थे और बहुत बड़े ट्रैवलर भी ये माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ की हिस्ट्री लिखी है, इंडिया में भी आए और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए, ठीक है। उसके बाद तुगलक इनसे इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने इब्न बतूता को चाइना भेजा अपना एम्बेसडर बना के, ठीक है। काफ़ी ये डिप्लोमेट माने जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ हुआ है। इनकी किताब का नाम है रिहाला, ठीक है। इसके बाद अनदर जो इम्पोर्टेंट हैं वो अब्दुल रज्जाक हैं। अब्दुल रज्जाक अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे और वो विजयनगर में आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विजयनगर में आए थे अब्दुल रज्जाक। किसके रेन में आए थे, देवराय के। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब्दुल रज्जाक किसके शासन में आए थे, तो वो देवराय II विजयनगर के जो राजा थे उनके शासन में आए थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के, ये तो अभी तक लिटरेरी सोर्सेज थे, अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजी बेसिकली इंडिया में ब्रिटिशर्स द्वारा इस्टेब्लिश की गई और उनका डिपार्टमेंट भी बनाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे इस टॉपिक के बारे में। तो सर विलियम जोन्स का नाम याद रखिएगा, इंडिया में फादर ऑफ आर्कियोलॉजी माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नेम है जो जेम्स प्रिंसेप हैं। जेम्स प्रिंसेप वह इंसान है जिन्होंने अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है उनका ट्रांसलेशन किया था, मतलब खरोष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि, इनका ट्रांसलेशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो जेम्स प्रिंसेप के साथ एक इम्पॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो जो है वो चीफ आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे,
उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट जो फिगर है वो सर जॉन मार्शल हैं। सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1902 में हैं। इनके ही देखरेख में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है सर जॉन मार्शल के टाइम में। ठीक है, किसने की है हड़प्पा की खुदाई? सर दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का अगर पूछा जाए तो राखाल दास बनर्जी। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट नाम आपको बस याद रखने हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। किस टाइप के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं? पहला तो इंस्क्रिप्शन, मतलब राजा ने कुछ दिया था, दान दिया था, कुछ लिख के दिया था, पट्टियों में लिख कर दिया था, कुछ मिला कहीं किसी उस पर, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन में दो टाइप के हैं, एक तो इंडिया में जो पाए गए, एक जो फॉरेन में पाए गए। तो फॉरेन में भी अभी आपने सुना होगा रिसेंटली इजिप्ट में भी इंडियन इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। यहाँ के ट्रैवलर्स जो वहाँ गए हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी इंडियन लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, संस्कृत में वहाँ पे केव्स पे कुछ ना कुछ निशान छोड़े हैं अपने। तो ऐसे हमें बुर्जा खोई बोगाज कोई, सॉरी फॉर ट्रांसलेशन, बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन जो कि टर्की में हुआ है, वो वहाँ पे मिले हैं। उसमें इंडियन जैसे वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, इनका मेंशन है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सी यू कैन स्किप इट। हम चले आते हैं इंडिजिनस सोर्सेज में। इंडिजिनस सोर्सेज में इंस्क्रिप्शन का जो ट्रेंड है वो एक कह सकते हैं कि अशोका ने शुरू किया। ठीक है, और उनके अशोकन इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं उनके। एक पिलर पे जो लिखे हैं और जो रॉक पे लिखे हैं, और रॉक में भी दो हैं, माइनर रॉक, मेजर रॉक। ठीक है, तो ये सब आप वही चीज़ें लिखी गई हैं, मैंने आपको ये चीज़ शॉर्ट में बता दी। और हाँ, किन किन लैंग्वेज में लिखी गई हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अशोक की इंस्क्रिप्शन इंडिया में बेसिकली ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और आप अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे और जो काबुल एरिया में पाई गई हैं, गंधा रीजन में पाई गई हैं, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में, ग्रीक और आर्मिक स्क्रिप्ट में भी मिली हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक के बाद हम देखेंगे सारा डिटेल में कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शन मिली है, कैसे कैसे मिली है, एक जनरल ब्रीफ है ये। उसके बाद अगर और पोस्ट मौर्य इंस्क्रिप्शन की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गरुड़ पिलर है। गरुड़ पिलर जो है वो हेलियोडोरस जो है, ये एक एम्बेसडर थे ग्रीस के। इन्होंने गरुड़ स्तंभ जो है वहाँ पे लगवाया था। अपने आप को परम भागवत कहते थे, और वहाँ से भी हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं उस एरा के। उसके बाद अयोध्या में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन धनादेव का मिला है, जिसमें संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। उसके बाद हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में बेसिकली कैसे मौर्य मगध का भी जिक्र है, और कैसे कलिंग ने वॉर के बाद डिवास्टेटेड होने के बाद मगध से अपना बदला लिया, ये सब मेंशन है उसमें। ठीक है, उसके बाद नागानिका, क्वीन नागानिका एक थी, उन्होंने नाने घाट इंस्क्रिप्शन जो है वो पुणे में लिखवाया था, और वो प्राकृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। सातवाहना डायनेस्टी जो है शतकर्णी है, उनके बारे में है ये। और इसमें याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञों का जिक्र है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है नाने घाट इंस्क्रिप्शन जो है। आगे बढ़ते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट जो है वो गौतमी बालाश्री की नासिक में एक केव की प्रशस्ति मिली है। ठीक है, उनकी मदर गौतमी बालाश्री ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो मदर थी गौतमी बालाश्री, उन्होंने उसको लिखवाया है। ठीक है, कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आगे चलते हैं हम। अनदर इम्पोर्टेंट इज रुद्रदमन की जो गिरिनार की स्क्रिप्ट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जूनागढ़ में गिरिनार पर्वत पर ये इंस्क्रिप्शन करी है, और ये पहली संस्कृत इंस्क्रिप्शन मानी जाती है। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक लेक पर, सुदर्शन लेक पर लिखवाई गई थी, जो कि लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे चंद्रगुप्त मौर्य के भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इसमें, अशोक के भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो ये भी इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर गुप्त पीरियड में आए तो समुद्रगुप्त ने प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, उनके जो एक मिनिस्टर थे हरिशेन, उन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई, और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का जिक्र है, उन्होंने किन किन राज्यों पर विजय पाई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त
ने एरण की भी स्क्रिप्ट लिखवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नालंदा में कॉपर प्लेट मिली है समुद्रगुप्त की। आफ्टर दैट गया में समुद्रगुप्त की कॉपर प्लेट मिलती हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड की उदयगिरी की इंस्क्रिप्शन है। उसके चंद्रगुप्त की मेहरौली, ये इंस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरौली का जो आयरन पिलर है, पूछ सकता है किसने बनवाया, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया है। उसके बाद आप देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट जो पूछ दिया जाता है कि मंदसौर का इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था, तो कुमारगुप्त वन ने। बस यही पूछता है ऐसी कि ये इंस्क्रिप्शन किसका है, ये इंस्क्रिप्शन किसका है, तो आप बस ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था ना, वो स्कंदगुप्त ने भी वहीं पर अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया। बहुत सारे राजाओं ने वहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। तो रुद्रदमन भी लिखवा रहे हैं 115 में। उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं, वो भी लिखवा रहे हैं। उनसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य लिखवा चुके हैं, अशोक लिखवा चुके हैं। तो मल्टीपल बार बहुत से राजाओं का जिक्र सेम सुदर्शन लेख पर आया है। अब हम आगे चढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त आते हैं, वो भीतरी पिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भानुगुप्त ने एरन में लिखवाया है, भानुगुप्त ने एरन में लिखवाया है। और उसके बाद एरन में एक और किंग ने वाराह स्टैचू बनवाया है, वो कि तोरमाण से। उसके बाद आते हैं हम हर्षवर्धन के काल में। तो बंसखेरा में हर्षवर्धन के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। मंदसौर में यशोवर्मन के मिलते हैं। मेहरभोज ग्वालियर में लिखवा रहे हैं। परमार भोज धारा में लिखवा रहे हैं। धारा एक जगह है एमपी में, ठीक है। अभी बहुत सारा कंट्रोवर्सी में था धारा का मंदिर, तो परमार भोज धारा में इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं। विजय सेन देवपारा में लिखवा रहे हैं। तो ये सब बस नाम बस आप याद रखिए, और चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यही पूछता है, ठीक है। ऐहोल बहुत इंपॉर्टेंट इसकी है, वो पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय याद रखिएगा, हर्षवर्धन के टाइम के हैं। और हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय ने आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नरसिंह वर्मन जो है वो उन्होंने मल्लिकार्जुन में टेम्पल में स्टोन इंस्क्रिप्शन डलवाया है अपना। और उसके बाद दांती दुर्ग आते हैं, उन्होंने एलोरा में अपनी केव इंस्क्रिप्शन लिखाई है। राजा चौल ने तंजौर में लिखवाई है। उसके बाद ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चले आते हैं क्वाइंस पे, ठीक है। क्वाइन भी एक हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज में है। तो आई गेस काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम क्वाइंस का जिक्र नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ओके। क्वाइंस किस टाइप की हैं और किस काल में किन किन राजाओं ने कौन कौन सी क्वाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाइन का जिक्र हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ओके। सो बाय गाइस।